जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इस बारे में बात करी थी कि आप अपनी शादी का समय कैसे निकाल सकते हैं, कि आपकी शादी कब होगी। अभी रिसेंट टाइम में अगर हम देखें तो हमें बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं जिसमें कई लोग अपनी जान तक दे रहे हैं मैरिटल प्रॉब्लम्स की वजह से। बहुत समय से ही लड़कियों को प्रताड़ित किए जाने की बात तो आती ही थी। आज की डेट में लड़के भी ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स उठा रहे हैं जो शादी के ऊपर ही सवाल खड़े कर देते हैं कि शादी करना तो ठीक है, लेकिन अगर शादी करने के बाद में ये स्थितियां पैदा हो रही हैं तो क्या फायदा शादी करके। तो आज का जो ये वीडियो है ये कुछ ऐसे ही योगों के बारे में है, कुछ ऐसी कंडीशंस के बारे में है जो अगर कुंडली में होती हैं तो वो इस बात का इंडिकेशन होती है कि शादी अच्छी नहीं रहेगी। अगर आप कभी भी किसी से शादी करने जा रहे हैं तो अष्टकूट मिलान करवाइए। अष्टकूट मिलान का मतलब होता है गुणों का मिलान। जो बोला जाता है कि 20 गुण मिल गए, 22 गुण मिल गए, शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अष्टकूट मिलान तो ठीक है, लेकिन आज की डेट में ये उतना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं रह गया है। अष्टकूट मिलान के साथ ही साथ आपको इंडिविजुअल कुंडली का मिलान भी करवाना ही चाहिए। और जब आप इंडिविजुअल कुंडली का मिलान करवा रहे होते हो तो जो भी ज्योतिषाचार्य होते हैं वो यही चीज देखते हैं कि आपके पार्टनर की कुंडली में, जिनसे आप शादी करना चाह रहे हो, उनकी कुंडली में कहीं ऐसे कोई योग तो नहीं बन रहे। क्या है वो योग और किस तरीके से ये किसी की शादीशुदा जिंदगी के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, आइए इस बारे में बात करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली को समझना चाहते हैं तो कुंडली के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। मैं अपने हर एक वीडियो में थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं, आज भी बता देता हूं कि जैसे ये एक एग्जांपल कुंडली है, इसमें जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये हाउस के नंबर्स हैं। जैसे आपका हाउस कभी मूव नहीं करता, हो सकता है आपसे पहले उस घर का मालिक कोई और हो, आप अगर कल की डेट में उस हाउस को बेचें उसका मालिक कोई और हो जाएगा, लेकिन हाउस अपनी जगह पे रहेगा। उसी तरीके से कुंडली में भी हाउस फिक्स रहते हैं। जहां पे 1 लिखा है वो पहला हाउस है, वो हमेशा फर्स्ट हाउस ही रहेगा, चाहे आपकी कुंडली हो, आपके पड़ोसी की कुंडली हो, चाहे विदेश में रहने वाले किसी इंसान की। जहां 7 नंबर लिखा है वो 7th हाउस ही रहेगा, चाहे किसी की भी कुंडली हो। लेकिन आप कहेंगे कि भाई मेरी कुंडली में तो यहां कोई और नंबर लिखे हुए हैं। ऐसा इस वजह से है क्योंकि कभी भी किसी की कुंडली में हाउस नंबर लिखा ही नहीं होता, क्योंकि वो तो फिक्स है ना। जो चीज फिक्स ही है उसे बार बार क्या लिखना। जो नंबर्स लिखे हुए आपको अपनी कुंडली में दिखाई देते हैं वो होते हैं राशियों के नंबर। 12 हाउसेज होते हैं हर एक की कुंडली में और 12 ही राशियां होती हैं। और जो राशि किसी हाउस में बैठी है उसके मालिक उस हाउस के मालिक कहे जाते हैं। क्योंकि आज हम शादी के बारे में बात करने जा रहे हैं तो हम बात करेंगे 7th हाउस की। आपकी कुंडली के 7th हाउस में जो भी राशि लिखी हुई है उसके लॉर्ड आपके 7th हाउस के लॉर्ड कहे जाएंगे। इसके साथ ही साथ हमें यह भी देखना होगा कि आपकी कुंडली के 7th हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं, और कुछ ऐसे ग्रहों के कॉम्बिनेशंस भी देखे जाएंगे जो 7th हाउस में ना हो तो भी आपके मैरिटल लाइफ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं शनि महाराज से। शनि महाराज अगर आपके लग्न में बैठे हुए हैं, मतलब 1st हाउस में बैठे हैं, 5th हाउस में बैठे हैं, 7th हाउस में बैठे हैं या 10th हाउस में बैठे हैं, तो ये आपकी शादी में डिले करवाते हैं। सबसे पहला काम जो शनि महाराज करते हैं वो होते हैं डिले इन मैरिज। आपकी शादी 30, 35, 36 के बाद में होती है। अगर ये वक्री हो जाए, वक्री सैटर्न आपके इन हाउसेस में बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कि 40 के बाद शादी हो। और शनि महाराज जो है ये पेन के, सफरिंग के कारक हैं, मेहनत के कारक हैं, परिश्रम के कारक हैं, परेशानियों के कारक हैं। तो जब ये 7th हाउस में बैठे हो या 7th हाउस पे इनकी दृष्टि पड़ रही हो, ऐसे केस में शादी में परेशानियां बढ़ जाती हैं, कलह बढ़ जाती है, टेंशन बढ़ जाती है। थोड़ा समय हो सकता है सब कुछ सही रहे, लेकिन उसके बाद में छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। इवन ये भी हो सकता है कि पति पत्नी की वैसे तो ठीक बन रही है, लेकिन रिलेटिव्स की वजह से कोई प्रॉब्लम होने लगे, इन लॉस की वजह से प्रॉब्लम हो जाए, बच्चा होने में प्रॉब्लम हो रही हो, इस वजह से पति पत्नी दुखी रहे। किसी न किसी तरह का दुख आपकी शादी में बना ही रहता है। तो अगर शनि महाराज आपके 7th हाउस में बैठे हैं या किसी भी तरह से उनकी दृष्टि 7th हाउस पे आ रही है तो शादी में ये बहुत परेशानियां लेके आते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं केतु। अगर केतु आपकी कुंडली के 7th हाउस में ही बैठे हुए हैं तो ये सेपरेशन की भावना ले आते हैं। केतु इन जनरल सेपरेशन का कारक माने जाते हैं। जिस हाउस में जो बैठे होते हैं उस हाउस के प्रति इंसान का लगाव खत्म हो जाता है। तो जब लगाव खत्म करने वाला ग्रह 7th हाउस में आके बैठ जाता है तो पति और पत्नी के बीच का लगाव खत्म हो जाता है। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि पब्लिकली हो सकता है कि वो लोग तलाक ना लें, लेकिन दोनों के बीच में वैचारिक तलाक हो चुका हो। दुनिया और समाज की नजरों में तो वो पति पत्नी बन के रह रहे हैं, लेकिन आपस में बात नहीं होती।
उनके आपस में पति पत्नी जैसे रिलेशन नहीं रह गए हैं। ये सिचुएशन बहुत ज्यादा पैदा करता है केतु। और अगर बाई एनी चांस आपका पार्टनर जो है वो स्पिरिचुअल हो, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई काम करता हो, कोई स्पिरिचुअल काम करता हो, रिसर्च से रिलेटेड कोई काम करता हो, कुछ ऐसा करता हो जो रोज रोज नई नई चीजें, एक्साइटिंग चीजें आपके साथ शेयर कर सके, तो ऐसी शादी में प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन ज्यादातर केसेस में यही देखा गया है कि अगर केतु 7th हाउस में बैठे हैं तो पति और पत्नी के बीच में प्यार या लगाव की भावना नहीं रह जाती। केतु की बात की है तो राहु की बात भी कर ही लेते हैं। दरअसल राहु को मैंने बाद में इसलिए चुना क्योंकि केतु के केस में वैचारिक तलाक हो चुका होता है, एक दूसरे सेपरेट हो गए होते हैं। राहु के केस में एग्जैक्टली उल्टा होता है। राहु जिस किसी भी हाउस में बैठे होते हैं उसमें इंसान का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लग जाता है, बहुत ज्यादा मन लग जाता है। तो अगर राहु 7th हाउस में बैठे हुए हो तो इंसान का शादी में कुछ ज्यादा ही मन लग जाता है। आपने देखा होगा लोगों को जो पति के पत्नी के फोन चेक करते रहते हैं, कहां गया है, अभी कहां पे है, ऑफिस में है, निकला कि नहीं निकला, घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा। जो ऑब्सेसिव नेचर देखने को मिलता है लोगों का, वो हो जाता है जब राहु 7th हाउस में हो। तो ये तलाक तक नहीं लेके जाता, ये शादी तोड़वाता नहीं है, लेकिन ये जैसा कि मैंने बताया नेचर अगर किसी का ऐसा हो तो शादी में खटपट बनी रहती है, उतना ज्यादा प्यार मोहब्बत नहीं रह जाता। ऑब्सेशन की वजह से, ऑब्सेसिव नेचर की वजह से शादी में इश्यूज आते रहते हैं। इसीलिए केतु को ज्यादा बुरा माना जाता है राहु के कंपैरिजन में, क्योंकि केतु जो है वो शादी में अलगाव ही लेके आ जाएगा। राहु जो है वो बहुत ज्यादा ऑब्सेशन की वजह से लड़ाइयां कराएगा, झगड़े कराएगा, लेकिन अलग अलग नहीं होने देता मोस्ट ऑफ द केसेस। बात करें अगले ग्रह की तो आता है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह शादी का नैसर्गिक कारक है। जरूरी नहीं है कि ये 7th हाउस में ही बैठा हो या इस पे किसी की दृष्टि पड़ रही हो। 7th हाउस से अगर इसका कोई रिलेशन नहीं भी है तो आपकी पूरी कुंडली में कहीं पे भी शुक्र बैठे होंगे, वो आपके वैवाहिक सुख के कारक माने जाते हैं। शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में अगर पीड़ित अवस्था में होंगे, परेशान होंगे, बुरे ग्रहों की दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ रही होगी, चाहे वो किसी भी हाउस में हो, तो आपका वैवाहिक जीवन सही नहीं रहता। अगर शुक्र ग्रह राहु के साथ में बैठे हों तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करवा देते हैं। इंसान जो है उसका मन भटकता रहता है, वो घर से बाहर प्यार तलाशने लग जाता है, और ऐसे लोग ज्यादातर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो करते ही हैं, पकड़े भी जाते हैं, क्योंकि राहु एक्सपेंशन है। जब शुक्र यानी प्यार का चीज उसके साथ में आता है तो चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही क्यों ना हो, पकड़ा जरूर जाता है। वहीं बात करें केतु के साथ में अगर शुक्र आ जाता है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ये भी कराता है, लेकिन इस केस में ये जो अफेयर्स होते हैं ये ज्यादातर पकड़े नहीं जाते। लेकिन पकड़े जाएं या ना पकड़े जाएं, अगर इंसान अपने विवाह से बाहर कोई संबंध बना रहा है तो ऐसे में वैवाहिक लाइफ जो होती है उसका तो खत्म होना ही माना जाता है। इसलिए राहु या केतु के साथ में शुक्र का बैठना शादीशुदा जिंदगी के लिए कभी अच्छा नहीं माना जाता। वीनस और केतु के केस में यह भी देखा जाता है कि चाहे 7th हाउस हो चाहे कोई और हाउस, अगेन जैसा केतु 7th हाउस वाला केस था वैसा ही वीनस और केतु का केस होता है कि थोड़े समय के बाद शादी में फर्क नहीं पड़ता, एक दूसरे से फर्क पड़ना बंद हो जाता है, एक दूसरे से इफेक्ट पड़ना बंद हो जाता है अगर वीनस और केतु साथ में हो तो। शुक्र का एक और कॉम्बिनेशन है जिसे बहुत खतरनाक माना जाता है, जो है शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन। शुक्र और मंगल के कॉम्बिनेशन वाले जो लोग होते हैं इनका प्यार में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट होता है। ये लव मैरिज करना चाहते हैं, ज्यादातर लोगों की लव मैरिज हो भी जाती है, लेकिन शादी के बाद वो लव मैरिज चलती नहीं है क्योंकि इन्हें प्यार की कुछ ज्यादा ही डिजायर होती है। तो ये शादी के बाद भी प्यार बाहर से ढूंढने तलाशने की कोशिश करते हैं। अगर शुक्र के साथ मंगल बैठे हुए हैं तो ऐसे लोगों के भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के बहुत चांसेस होते हैं। ये लोग एक पार्टनर से सेटिस्फाई होकर नहीं रह पाते, इन्हें चाहिए होता है कि बहुत प्यार चाहिए, तो एक पार्टनर के साथ में रहकर ये खुश ही नहीं रहते। पहले लड़ाई करते हैं कि लव मैरिज करना है, फिर उस लव मैरिज में ही परेशानियां होती हैं। हाँ, अगर वो लव मैरिज पेरेंट्स की सहमति से किया जाता है तो फिर क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद उसमें जुड़ जाता है तो ऐसी शादियां चलने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ में जबरदस्ती शादी की जाए तो उसके टूटने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो प्यार का जुनून अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए शादी से पहले होता है वही जुनून शादी के बाद दूसरों के लिए भी होने लगता है। इसके बाद अगला कॉम्बिनेशन जो आता है वो आता है शुक्र के साथ शनि का। शुक्र को प्यार का कारक माना जाता है, जवानी का कारक माना जाता है, और शनि को एक ओल्ड ग्रह माना गया है, बूढ़ा ग्रह माना गया है। तो जब भी कुंडली में शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, ऐसे में जातक और उसके पार्टनर के बीच में एज डिफरेंस देखने को मिलता है।
जैसे मैंने पहले भी कहा कि शनि महाराज पेन और सफरिंग के कारक हैं, तो अगर वो शुक्र के साथ में बैठे हो, प्यार के प्लेनेट के साथ में बैठे हो, विवाह के कारक के साथ में बैठे हो, तो ये भी शादी में सफरिंग, पेन, परेशानियां लेके आते हैं। शादी के पहले साल में ही लड़ाई झगड़े, परेशानियां होनी शुरू हो जाती हैं और उसके बाद में स्थितियां बिगड़ती चली जाती हैं। इसके बाद जो कॉम्बिनेशन है वो है शुक्र और बुध का। ये उसी कंडीशन में खतरनाक हो सकता है, उसी कंडीशन में प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है अगर इसके साथ में कोई पाप ग्रह बैठे हो। मतलब अगर शुक्र और बुध के साथ में राहु बैठ जाए, शुक्र और बुध के साथ में केतु बैठ जाए, तो ये मैरिटल लाइफ को, प्यार मोहब्बत को खत्म करने का काम करते हैं। जो शुक्र और राहु वाला केस था, शुक्र और केतु वाला केस था, वही केस आपको शुक्र बुध और राहु में भी देखने को मिलेगा, शुक्र बुध और केतु में देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं शुक्र और बुध के साथ अगर कोई अच्छा प्लेनेट बैठा हो, किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही हो, तो ये बुरा प्रभाव नहीं देते। ऐसे में जो शादीशुदा लाइफ होती है वो सही रहती है। इसके बाद एक कंडीशन आती है कि अगर आपके 7th हाउस में सूर्य आके बैठ जाए, तो ये भी शादी को खराब करने का काम करते हैं, क्योंकि जिसके 7th हाउस में सूर्य होता है वो शादी में अपनी ही चलाना चाहते हैं। सूर्य राजा हैं, तो वो चाहते हैं कि वो अपने पार्टनर के ऊपर राज करे, जैसा मैं बोलूं वैसा ही मेरा पार्टनर करे, और इसकी वजह से शादी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। 7th हाउस सूर्य वाला इंसान अगर अपने स्पाउस की बातें मानने लग जाए, थोड़ा सा सहयोग कर ले, थोड़ा सा बातें मानना शुरू कर दे, उनकी भी सुन ले, तो शादी में इश्यूज नहीं आते। लेकिन नेचर कुछ ऐसा हो जाता है कि वो इंसान अकड़ के बात करता है, सामने वाले की सुनता नहीं है, इस वजह से शादी में इश्यूज आने लगते हैं। अगर थोड़ा झुकना सीख लें, थोड़ा सा दबना सीख लें, तो सूर्य 7th हाउस वालों को शादी में इश्यूज ज्यादा नहीं आते। इसके बाद एक और प्लेनेट है मंगल ग्रह। ये भी आपकी शादी को काफी खराब तरीके से इफेक्ट कर सकते हैं, 7th हाउस में बैठ के नहीं, 8th हाउस में बैठ के। अब आप कहेंगे कि शादी का हाउस तो 7th हाउस है, फिर 8th हाउस का क्या लेना देना? 8th हाउस आपके इन लॉज का हाउस होता है। अगर मंगल ग्रह आपके 8th हाउस में आके बैठ जाए, तो आप अपने इन लॉज की कितनी भी सेवा कर लो, कितना भी उनके लिए कुछ भी कर लो, वो नहीं मानते तो नहीं मानते। उन्हें आपसे कुछ ना कुछ शिकायत रहती ही है, वो आपसे कुछ ना कुछ बुरा मान के ही बैठे रहते हैं। आपने देखा होगा एकता कपूर के सीरियल्स में जो बहू होती है वो बड़ी बेचारी प्रताड़ित होती है, सास जो होते हैं वो कुछ भी कर ले बहू नहीं मान के देते। कुछ ऐसे सही कंडीशंस होती हैं इस इंसान की लाइफ में भी। अगर मंगल आपके 8th हाउस में बैठा है, तो शादीशुदा लाइफ वैसे तो कोई ज्यादा परेशानी वाली नहीं होती, लेकिन इन लॉज की वजह से, रिश्तेदारों की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में इश्यूज होने लगते हैं। अब ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस थे जो आपकी शादी में परेशानियां लाने का काम करते हैं, आपकी शादी को बुरी तरीके से इफेक्ट करने का काम करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जिनकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन होंगे, उसके बाद भी उनकी मैरिड लाइफ ठीक चल रही होगी। बहुत अच्छी तो नहीं, क्योंकि अगर ये कॉम्बिनेशन है तो कुछ तो इशू लेके आएंगे, लेकिन फिर भी काफी केसेस में चीजें सुधर जाती हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर केतु और शुक्र का कॉम्बिनेशन है, जो आपका पार्टनर है वो स्पिरिचुअल हो जाए, आपसे नई नई चीजें, एक्सपीरियंसेस शेयर करने लग जाए, तो उस केस में प्रॉब्लम नहीं आती। वैसे ही एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं गुरु महाराज। अगर गुरु महाराज आपकी कुंडली के 1st, 3rd, 7th या 11th हाउस में बैठे हो, तो ये आपकी 7th हाउस को, आपकी कुंडली के विवाह स्थान को किसी न किसी तरीके से इफेक्ट करते हैं। उनकी दृष्टि पड़ रही होती है, वो खुद होते हैं, तब जो परेशानियां अभी मैंने आपको शादी में आने के बारे में बोला, वो नहीं आती या फिर कम हो जाती हैं। और जैसा मैंने कहा कि शुक्र जो है वो विवाह के कारक होते हैं, तो सिर्फ 7th हाउस ही नहीं, अगर शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, स्पेशली अगर वो अपोजिट बैठे हुए हैं या गुरु और शुक्र साथ में बैठे हुए हैं, तो भी ये आपके विवाह में आने वाली हर एक परेशानी को कम कर देते हैं या खत्म कर देते हैं। इस चीज का मतलब बेसिकली ये होता है कि अब अगर गुरु की दृष्टि 7th हाउस पर पड़ रही है, गुरु और शुक्र साथ में है या दृष्टि पड़ रही है, तो शादी में लड़ाइयां हो सकती हैं, झगड़े हो सकते हैं, लेकिन बात तलाक तक नहीं जाती, संबंध विच्छेद नहीं होता। लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो कॉम्बिनेशन है वो अपना बिल्कुल असर ही नहीं दिखाएंगे, लेकिन बाद में फिर सुलह हो जाएगी। उन लड़ाई झगड़ों की वजह से, परेशानियों की वजह से शादी टूटेगी नहीं, खत्म नहीं होगा रिश्ता। लड़ाई झगड़े होंगे लेकिन बाद में सुलह हो जाएगी। अब यहां पे आ जाता है हाउस लॉर्ड का कॉन्सेप्ट भी। मैंने शुरू में जो बताया था कि जो भी राशि हाउस में बैठी होती है वही उस हाउस का लॉर्ड माने जाते हैं। तो 7th हाउस में जो भी राशि बैठी है उसके लॉर्ड के ऊपर अगर गुरु की दृष्टि आ रही है, तो भी ये आपके विवाह में आने वाली परेशानियों को कम करने का काम करते हैं। लेकिन वहीं अगर आपका 7th हाउस लॉर्ड, विवाह के हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में आके बैठ जाए,
तो ये सडन लॉस का हाउस माना जाता है। ऐसे में आपका जो विवाह है उसमें तलाक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इवन कोई मिस हैपनिंग हो जाए उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं अगर 7th हाउस लॉर्ड 8th में आके बैठ जाए। वहीं 7th हाउस लॉर्ड अगर 6th में आके बैठ जाए तो ये रोग रिपू ऋण का हाउस होता है। आपकी शादी जो है वो लिटिगेशन में जा सकती है, उसके कोर्ट कचहरी का हो सकता है केस, या फिर हो सकता है कि जो स्पाउस है वो बीमार पड़ा रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 7th हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है और चंद्रमा 8th हाउस में आके बैठ जाते हैं तो जो शादी है वो हो सकता है कि घाटे में चली जाए, तलाक हो जाए या फिर कोई मिस हैपनिंग हो जाए। वहीं अगर 4 नंबर के मालिक चंद्रमा 6th हाउस में आके बैठ जाए तो ये पार्टनर के लिए बीमारियों का या फिर कोर्ट केस, लिटिगेशन का कारण बन सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी कहानी हो गई कि शादी के हाउस के जो मालिक होते हैं, शादी का हाउस जो होता है, जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन होते हैं वो शादी को किस तरह से इफेक्ट करते हैं। अब 7th हाउस जो है ये होता है पहली शादी का। अगर आप दूसरी शादी देख रहे हैं तो आपको उसके लिए 9th हाउस देखना होगा। जो भी कॉम्बिनेशन, जो भी कंडीशंस मैंने 7th हाउस के लिए बताई वही सारी आपको 9th हाउस के ऊपर लगानी होंगी। अगर आप तीसरी शादी को देख रहे हैं तो यही सारी कंडीशंस आपको 11th हाउस पे लगानी होंगी, क्योंकि आपकी कुंडली में पहला शादी 7th हाउस से देखा जाता है, दूसरा 9th हाउस से और तीसरा 11th हाउस से। तो जो कॉम्बिनेशन, जो चीजें मैंने आपको पहली शादी के बारे में बताई है 7th हाउस से, वही सारी आपको 9th हाउस और 11th हाउस पे लगानी होंगी दूसरी और तीसरी शादी के लिए। अब परेशानियां तो मैंने बता दी कि कुंडली में ये चीजें होंगी तो दिक्कतें होंगी, शादी नहीं चलेगी। जितने लोग शादी करने वाले हैं वो इस चीज को देख सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि अवॉइड कर सकें। लेकिन जिनकी शादी हो चुकी है, जिनको ये प्रॉब्लम्स आ रही है शादी में, वो क्या करें? तो उनके लिए कुछ रेमेडीज में मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर आपको शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहली चीज तो आपको करानी चाहिए नवग्रह शांति पूजा। क्योंकि कई सारे ग्रह कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया जिनकी वजह से वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है। तो अगर आप नवग्रह शांति की पूजा करवाते हैं तो आपकी वैवाहिक जीवन में परेशानियां कम हो जाती हैं। आपको शुक्र के बीज मंत्र का पाठ करना, ओम शुम शुक्राय नमः का पाठ करना भी वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों को कम करने में मदद करता है। अगर आपको आपकी शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हो तो किसी कन्या के विवाह में सहयोग करना, हेल्प करना भी आपकी वैवाहिक जीवन की परेशानियों को कम कर सकता है। गुरुवार के दिन नहाने के पानी में 2-4 चुटकी हल्दी डाल के नहाना या हल्दी का तिलक लगाना भी आपके वैवाहिक जीवन की परेशानियों को कम करने में हेल्प करता है। मंदिर में घी का दान करना या फिर घर में घी का दिया जलाना भी वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों को कम करने का काम करता है। अगर हो सके तो आप केले का पौधा लगा सकते हैं। केले का जो पेड़ होता है उसको अगर आप लगाते हैं, उसकी सेवा करते हैं तो भी आपके शादी में आ रही परेशानियां कम होती हैं। और सबसे बड़ा उपाय तो देवों के देव महादेव हैं ही। शिव जी की अगर आप आराधना करते हैं, शिव पार्वती जी की आराधना कीजिए, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा के आया करिए, शिव मंदिर जाया करिए। ये आपकी शादी में आ रही परेशानियों को खत्म करने का काम करता है। अब जैसा मैं हर एक वीडियो में कहता हूं, हर बार कहता हूं कि कभी भी अगर आप कोई रेमेडी कर रहे हो तो वो किसी आचार्य से, ज्योतिष से बात करके ही किया कीजिए। क्योंकि कई बार आपकी कुंडली के हिसाब से कुछ उपाय आपके लिए फायदेमंद होते हैं तो कुछ उल्टा असर भी कर सकते हैं। तो जो भी मैंने आपको रेमेडीज बताई हैं वो जेनेरिक रेमेडीज हैं, ज्यादातर लोग अगर करेंगे तो उन्हें इससे फायदा ही होगा। लेकिन अगर आपको कोई भी परेशानियां आ रही हो तो किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से आपको डिस्कस जरूर करना चाहिए। अब आज का एपिसोड हम यहीं तक रखेंगे, आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।